फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी फिजिक्स 2011 के सॉल्यूशन। और ये पार्ट 7 है जिसमें क्वेश्चन नंबर 61 से 70 डिस्कस किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एन आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड के लिए पूछा है कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना होगा। देखो, आइडियल अगर फ्लूइड है तो उसमें कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगी। फ्रिक्शन फोर्स का मतलब होगा फ्लूइड में उसको बोलते हैं विस्कस फोर्स। तो जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगा वो रहेगा 0। इसको आप ऐसे मान लो कि फ्लूइड प्लेन सरफेस में जैसे नेट फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 होगा, ऐसे ही आइडियल फ्लूइड के लिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्मिनल वेलोसिटी पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर। इसके अलावा भी जो एग्जाम हुए हैं यूपी के, उसमें भी टर्मिनल वेलोसिटी पे क्वेश्चन आए हैं और मैंने सभी में बताया कि टर्मिनल वेलोसिटी होता क्या है और इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2/9 r² g डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन में ईटा, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो रेडियस के स्क्वायर पर डिपेंड करती है। टर्मिनल वेलोसिटी होता क्या है, तो जब किसी ऑब्जेक्ट को, मान लेते हैं कोई स्फीयर को आप किसी फ्लूइड में डाल रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऐसा होता है कि जब उसका वेट इक्वल हो जाता है अपवर्ड फोर्सेस के। अपवर्ड फोर्स यहाँ पर दो होंगी, एक तो बियॉन्ड फोर्स और एक अपथ्रस्ट फोर्स, सॉरी विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो रहेगा 6/η/rv। तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जब ऊपर लगने वाली दोनों फोर्स का सम वेट के इक्वल हो जाए तो नेट फोर्स ऑब्जेक्ट पर उस टाइम रहेगी 0। तो एक्सीलरेशन नेट कितना होगा 0। तो उस टाइम जो वेलोसिटी रहेगी वो रहेगी कांस्टेंट, और उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, जो कि रेडियस के स्क्वायर पर, ग्रेविटी पर, डेंसिटी के डिफरेंस पर भी डिपेंड करती है। इस क्वेश्चन में हमें रेडियस दिया हुआ था 2 बोल का 2:1, यानी कि r1/r2 गिवन है 2/1। पूछा है कि वेलोसिटी का रेशो कितना होगा। तो मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी रेडियस के स्क्वायर पर डिपेंड कर रही है, तो इसका मतलब r1/r2 के स्क्वायर पर डिपेंड कर रही होगी। तो r1/r2 मतलब 2/1 का स्क्वायर, यानी कि 4/1। तो v1:v2 आएगा 4:1। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 63, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ हेड कितना होगा पानी का। तो देखो, वेलोसिटी ऑफ हेड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 v²/g। तो जो वेलोसिटी हेड होगा, लेट इसको हम h से डिनोट करते हैं, तो हो जाएगा 1/2 v का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर अपॉन में g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, गिवन भी है हाफ। ये हो जाएगा 25/10 या फिर 25/20। 25 का आधा कितना होता है 12.25, और फिर 10 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1.25, और यूनिट क्या रहेगी मीटर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिपेंड किस पर करता है। देखो, एक और क्वेश्चन एस्केप स्पीड से रिलेटेड था। मैंने आपको बताया हुआ एस्केप स्पीड वो स्पीड होती है जिससे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप फेंको तो अब अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड में वो वापस ना आए। ठीक है, तो वो मिनिमम स्पीड जो हम दे सकते हैं उसको कि वो अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चले जाए, जिसको हम इन्फिनिटी कह सकते हैं, तो वो होती है एस्केप स्पीड। और एस्केप स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो रहता है 2g मास अपॉन में r। यहाँ पर जो मास है ना, ये प्लेनेट का मास है, और जो एस्केप स्पीड है वो डिपेंड नहीं करती, डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि थीटा पर डिपेंड नहीं करेगी, और मास ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो उसके मास और उसके एंगल को डिपेंड नहीं करती है। वो सिर्फ डिपेंड करती है कि रेडियस कितना है, कह लीजिए सेपरेशन कितना, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, या रेडियस ऑफ प्लेनेट कितना है, जिस भी प्लेनेट से आप उसको स्केप करवा रहे हो, और उस प्लेनेट का मास कितना है। तो इसका मतलब ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर एक चींटी को और एक हाथी को फेंका जाए, स्केप करवाया जाए, तो किसकी स्केप स्पीड ज्यादा होगी। तो क्योंकि जो स्केप स्पीड है वो मास पर डिपेंड नहीं कर रही, किसके मास पर डिपेंड नहीं कर रही, ऑब्जेक्ट के, तो इसलिए दोनों के लिए स्केप स्पीड सेम ही रहेगी। और स्केप स्पीड अर्थ के केस में जो स्केप स्पीड होती है वो होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड।
तो फिलहाल इस क्वेश्चन में पूछा था कि एस्केप स्पीड या एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड ऑन इट्स मास, तो उसके मास पर डिपेंड करती ही नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेन ड्रॉप फॉल्स टुवर्ड द अर्थ इज। देखो इससे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में नीचे आए तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर उस पर लगने वाली नेट फोर्स जीरो हो जाती है और एक्सीलरेशन जीरो होगा, वेलोसिटी होगी कांस्टेंट, उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। सिमिलर केस होता है एयर के साथ जब रेन ड्रॉप उसमें आ रही हो, जो रेन ड्रॉप होगी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर उस पर लगने वाली नेट फोर्स जीरो होगी और वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी, उस पर्टिकुलर वेलोसिटी को हम कहेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल। वैसे भी आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी होगी, तो पी वी टी ये तो इक्वेशन में होता है, पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो ये तीनों तो थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेस नहीं होगी, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। नेक्स्ट है द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस फॉर आइसोथर्मल चेंजेस। देखो आइसोथर्मल का मतलब हो गया कि चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, जीरो, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। आपने पढ़ा होगा पीवी इक्वल टू एन आर टी, तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम ये कह सकते हैं एनआर तो कांस्टेंट होता है कि पीवी भी कांस्टेंट होगा, तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, पीवी की पावर गामा अगर होता है कांस्टेंट तो ये होता है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब जिसमें एक्सचेंज ऑफ हीट जीरो हो या हीट कांस्टेंट हो, तो एडियाबैटिक होगा तो पीवी की पावर गामा, पीवी अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 68 1 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली। आइसोथर्मल मतलब डेल्टा टी की वैल्यू जीरो रही होगी, तो आपको बताना है हीट फ्लो विल बी फ्रॉम गैस टू आउटसाइड, फ्रॉम आउटसाइड टू गैस या जीरो या दोनों। देखिए समझते हैं इसको। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो चेंज इन टेम्परेचर होता है वो रहता है जीरो। ऐसे में जो इंटरनल एनर्जी रहेगी, इंटरनल एनर्जी क्योंकि टेम्परेचर का फंक्शन होता है, ये भी जीरो रहेगी। और अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करूं तो ये कहता है कि जो भी एक्सचेंज ऑफ हीट है वो इक्वल होती है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के। सिंस यहाँ पर ये तो हो गया जीरो, तो जो भी एक्सचेंज ऑफ हीट है मतलब जो भी हीट है वो किसके इक्वल होगा, वर्क डन के। वर्क डन प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम भी होता है डेल्टा क्यू। अब यहाँ पर बोला है वर्ड एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन होने का मतलब ये क्वांटिटी होगी पॉजिटिव, तो डेल्टा क्यू भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो गैस है उसको कहीं ना कहीं से हीट मिल रही होगी, तभी तो डेल्टा क्यू की वैल्यू पॉजिटिव है। तो हम ये कहेंगे कि ऑप्शन बी हीट फ्लो विल बी फ्रॉम आउटसाइड टेम्परेचर एटमोस्फेयर टू द गैस, क्योंकि हीट पॉजिटिव है। हीट पॉजिटिव का मतलब गैस लूज नहीं कर रही है, गैस गेन कर रही है हीट को। क्वेश्चन नंबर 69 द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम दैट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग एडियाबैटिक चेंज। मैंने आपको बताया था एडियाबैटिक चेंज में डेल्टा क्यू की वैल्यू जीरो होती है। इसका मतलब ये हुआ कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, तो क्वांटिटी ऑफ हीट में कोई भी वेरिएशन नहीं होगा। दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है फॉर एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ परफेक्ट गैस डेल्टा पी अपॉन पी किसके इक्वल होगा। चलिए, तो हमें पता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पी वी की पावर गामा होता है कांस्टेंट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जो कि कांस्टेंट है, अगर आप उसका डिफरेंशिएशन करो तो वो जीरो होता है। तो फिलहाल यहाँ पर मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा। डिफरेंशिएट करेंगे हम दोनों तरफ, तो पार्ट वाइज करेंगे। पहले पी का डिफरेंशिएशन रहेगा डीपी और ये रहेगा वी की पावर गामा। फिर डिफरेंशिएशन करेंगे हम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, तो ऐसे में प्रेशर को मैं कांस्टेंट रख रहा हूँ और डिफरेंशिएशन करेंगे वी की पावर गामा का। और इधर क्योंकि कांस्टेंट है तो ये तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी ऑफ पी वी की पावर गामा और डी ऑफ कांस्टेंट। तो हमने क्या करेंगे, पार्ट वाइज हमने डिफरेंशिएशन करा है। पहले प्रेशर के रिस्पेक्ट में डीपी, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, फिर प्रेशर को बाहर निकाला, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और इधर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आ जाएगा जीरो। अब तो डीपी मतलब उसको हम डेल्टा पी लिख लेंगे बाद में। ये हो गया वी की पावर गामा प्लस प्रेशर। देखो x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है n इंटू में x की पावर n माइनस वन, मतलब पावर आगे आ जाएगी। तो वॉल्यूम की पावर यहाँ पर गामा तो आगे आ जाएगी और एक पावर हो जाएगी गम, यहाँ पर गामा माइनस वन बचेगा और इक्वल टू जीरो। हमें क्या करना है, हमें निकालना है डेल पी अपॉन में पी। तो
ये dp यहाँ पर है हमारे पास, देखो इसको हम इस तरह से लिख रहे हैं, या फिर क्योंकि हमें नीचे p चाहिए ना, तो इस इक्वेशन का प्रेशर से डिवाइड कर दो, तो dp अपॉन में p v की पावर गामा प्लस प्रेशर अपॉन में प्रेशर गामा v की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू 0। इससे कैंसिल करो तो dp अपॉन p है इंटू में v की पावर गामा इक्वल टू हो जाएगा गामा v की पावर गामा माइनस 1, और dp का आप डेल्टा p लिख सकते हैं अपॉन में p इक्वल टू गामा इंटू में v की पावर गामा माइनस 1 अपॉन में v की पावर गामा। अब गामा इंटू, देखो ये ऊपर जाएगा तो ये चीज हो जाएगी यहाँ पर कैंसिल, एक और चीज यहाँ पर मिस है, जैसे हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर क्योंकि जैसे dp आया था ना, ऐसे यहाँ पर dv भी आएगा, उसको ऐड कर देता हूँ dv, और ये dv और ऐसे यहाँ पर dv, ठीक है। डेल्टा v भी लिख सकते हैं, जब डेल्टा v तो डेल्टा v लिखेंगे हम, यहाँ पर भी dv ऐड कर देते हैं, डेल्टा v या dv। तो डेल्टा p अपॉन p हमें चाहिए, वो इक्वल टू हो जाएगा गामा इंटू में, देखो ये v की पावर गामा माइनस 1, v की पावर गामा तो v की पावर आएगी माइनस 1, तो इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा v अपॉन में v, और एक माइनस साइन भी आएगा क्योंकि जब हम इसको इधर ले जा रहे हैं तो माइनस साइन आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस डेल्टा p अपॉन p इक्वल टू माइनस गामा डेल्टा v अपॉन में v। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर आइसोथर्मल होता, आइसोथर्मल प्रोसेस में, तब डेल्टा p अपॉन p सिर्फ माइनस डेल v अपॉन v के इक्वल आ जाता।